नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं डॉक्टर राम गोपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारा कोर्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इस कोर्स में हम लोगों ने कुछ बातें डायोड के बारे में ऑलरेडी कर ली थी कि डायोड जो होता है उसका फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, डायोड की रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है। ये सब कुछ हम लोगों ने कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर ली थी। चलिए, सबसे पहले हम एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं। अगर आपको डाउट हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है। तो किसी डिवाइस के लिए वी आई कर्व जिसको आप कहते हो, असल में इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि गुण बताना, गुण, प्रॉपर्टीज़, वर्च्यू जिसको आप कहते हो। तो ये एक ऐसा कर्व होता है जो सेमीकंडक्टर डिवाइस के सारी बिहेवियर को शो कर देता है। क्योंकि हमारे सेमीकंडक्टर में है क्या, हमारा सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम वोल्टेज और करंट का बिहेवियर देखते हैं। अब ज़रा सा हम चीज़ें समझ लें, हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस में इंटरेस्ट क्यों इतना ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में सेमीकंडक्टर में ग्राफ खींचे, मान लो ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी करंट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें डायोड केस में वोल्टेज और करंट का बिहेवियर ऐसा है, इस तरह का है। तो करंट शुरू में नहीं रहती, देखो यहाँ पे वोल्टेज करंट नहीं है, और फिर एकदम से करंट बढ़ना शुरू करती है। यानी कि ये बिहेवियर कैसा है, नॉन लीनियर बिहेवियर है, और ये नॉन लीनियरिटी ही हमारे इंटरेस्ट का है। वहीं दूसरी तरफ अगर ओम लॉ की बात करें तो किसी कंडक्टर में ओम लॉ के हिसाब से वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक लीनियर ग्राफ होता है। तो जहाँ एक तरफ मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इस तरह का लीनियर ग्राफ फॉलो करते हैं, वहीं सेमीकंडक्टर डिवाइस जो अभी सबसे सिंपल डिवाइस हमने पढ़ रखी है, अभी शुरू की है पढ़ना, डायोड, वो एक नॉन लीनियर बिहेवियर शो करती है। और यही नॉन लीनियरिटी है जो हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है। इसी की वजह से हम सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर की और जो डिवाइसेस हैं उनको यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन लीनियरिटी हमें हर तरफ दिखाई पड़ती है और ये हम वोल्टेज और करंट के ग्राफ से ही देख पाते हैं। दैट इज़ वाई द वोल्टेज करंट कर्व या वी आई कर्व इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। चले, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने जो हमारा वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक का डिस्कशन था। तो हमारे वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक का जो बिहेवियर था उसको हम दो तरह की स्थितियों में बनाते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। तो आपने मान लीजिए कि ये है हमारा वाई एक्सिस, दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ द वोल्टेज, दिस इज़ द करंट, ये करंट की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है। इधर माइनस की तरफ जाएंगे तो इसको हम नाम देंगे कि ये हम रिवर्स वोल्टेज बात कर रहे हैं। इधर जाएंगे तो हम नाम दे देंगे कि हम रिवर्स करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसा बिहेवियर होता है ज़रा देखें। फॉरवर्ड में क्या होता है, जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो लगभग नहीं के बराबर करंट होती है, देन ऑल ऑफ सडन द करंट स्टार्ट टू इंक्रीज एंड लाइक दिस, इस तरह से उसका बिहेवियर हो जाता है, ये होता है। तो आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप देखो यहाँ से तो आप एक पैरेलल करोगे, यहाँ पर एक करंट, ये एक करंट आएगी, यहाँ एक वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी इस जगह पे, जहाँ से एक बार एक करंट एकदम से बढ़ गई है। रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स में करंट थोड़ा सा बढ़ करके फिर इस तरह से लगभग कांस्टेंट हो जाती है, और फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज के बाद ये एक तरह से इस तरह से करंट बढ़ना शुरू हो जाती है, रिवर्स करंट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम वहाँ पर एक मीन एक वैल्यू देखते हैं जिसके बाद करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो गई है। ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पर इस तरह का जो वोल्टेज होता है इसे कहते हैं नी वोल्टेज, दिस इज़ कॉल्ड द नी वोल्टेज, जिसके बाद से आप कह सकते हो करंट जो फॉरवर्ड बायस में है बढ़ना शुरू होती है। दिस इज़ द फॉरवर्ड बायसिंग, दिस इज़ फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्योंकि इस बायसिंग में हमारी जो करंट है वो फ्लो करती है, और जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो बैटरी का जो प्लस होता है वो जुड़ा होता है पी टाइप मटेरियल से, बैटरी का जो निगेटिव होता है वो जुड़ा होता है एन टाइप मटेरियल से। इस तरह का अरेंजमेंट होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। और जो कि यहाँ पर करंट फ्लो करती है तो ये एक तरह से ऑन स्टेट को शो कर रहा है। तो अगर आपका डायोड पीएन जंक्शन इस तरह से फॉरवर्ड बायस में जुड़ा है और उसका वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा है, यानी बैटरी से आपने जो वोल्टेज लगा रखा है वो नी वोल्टेज से ज़्यादा है, तो वो सर्किट के अंदर जो डायोड है वो एक कंडक्टिंग
पाथ की तरह से काम करेगा, करंट वहाँ से फ्लो करती रहेगी। वहीं आप उल्टा कर दीजिए, आप ऐसा करिए जो पीएन था उसको उल्टा कर दें, तो अब आपकी बैटरी तो वैसे ही है लेकिन आपने डायोड को पलट दिया, तो ये आपने रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स कंडीशन जैसे आप करोगे तो आपके पास इस तरह की स्थिति आ जाएगी। और ये जो बहुत छोटी सी करंट है इसे कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, या इसको कई लिटरेचर में स्केल करंट कहते हैं, स्केल करंट कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा जो डायोड, जैसे आपके पास डायोड है, डायोड आपने इस तरह का बनाया, इस तरह का आपने डायोड बनाया है, तो डायोड का जहाँ पर पी और एन मिलेंगे इस जगह पर, यहाँ पर, तो ये जो है ये एक एरिया है, इसके इधर का पी है, इधर का एन है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो जो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना कम है कितना ज़्यादा है। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से आपकी जो करंट की वैल्यू है वो भी आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। कौन सी? ये वाली करंट, इसको हम IS कहते हैं, इट इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट, सो इट्स IS करंट। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की है कि जो IS करंट है ये माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से फ़्लो करती है मुख्य रूप से, और जो फॉरवर्ड करंट है वो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट है वो मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से फ़्लो करती है। तो यहाँ पर ये करंट माइनॉरिटी की वजह से फ़्लो करती है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कभी 10⁻⁻15 रेंज में होता है, कभी 10⁻⁹ एम्पियर के रेंज में होता है, जो कि बहुत पीको एम्पियर मतलब 10⁻⁻ से लेकर के माइक्रो एम्पियर की रेंज में आप कह सकते हो ये हो सकती है करंट, बहुत छोटी करंट की वैल्यू होती है, इनसिग्निफिकेंट आप कह सकते हो सकती है। तो बच्चों ये है हमारा पूरा वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक की बात। अब मैंने पिछली बार आपसे बात कही थी कि ये जो पूरी करंट है इसको हम एज अ जस्ट अ थ्योरी के रूप में ना देखें कि ये कुछ थ्योरी है जो हमें लिखनी पड़ेगी सिर्फ। अगर थ्योरी में आप कमज़ोर हो जाते हो क्योंकि आप भाषा की यहाँ की बात है, या वैसे भी जो विज्ञान है उसकी भाषा अंग्रेजी या हिंदी नहीं है, ख़ासतौर पे अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इनकी भाषा हिंदी अंग्रेजी नहीं होती। इनकी जो सबसे ख़ास भाषा है वो मैथ होती है। मैथ के थ्रू, मैथ की भाषा ही मुख्य भाषा है जिससे हम अपने सभी विज्ञान और उसके अब तो आज की डेट में और भी जो विषय हैं उनको हम इससे समझा सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू। तो अगर आप डायोड फिजिक्स कर रहे हो, आप डिवाइस फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आपको मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। ये आप इसका सहारा लोगे तो आपको भी आपके आंसर में आपकी एक डेप्थ आएगी, एक उसमें स्ट्रेंथ आएगी। तो ये जो पूरी फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व बने हैं हमारे, ये किसके हिसाब से डिपेंड करते हैं? देयर इज़ अ डायोड इक्वेशन, देयर इज़ अ डायोड इक्वेशन, एक डायोड इक्वेशन है, उस डायोड इक्वेशन के हिसाब से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिफाइन किए जा सकते हैं। डायोड इक्वेशन कुछ ऐसी है कि अगर हम सर्किट के अंदर I करंट है उसको फ्लो देखना चाहते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट टाइम एक्सपोनेंशियली आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ईटा टाइम VT -1, ये बच्चों एक इक्वेशन है जिसको कि हम डायोड इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन के थ्रू हम अपनी डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को समझा सकते हैं। यहाँ पर V क्या है? यहाँ पर V है आपका जो आप अपने अप्लाइड वोल्टेज लगा रहे हो, तो जो आप अपना अप्लाइड वोल्टेज बैटरी से अप्लाई कर रहे हो वो आपका V है, आपके द्वारा लगाया गया वोल्टेज। या डायोड के ऊपर तो कई बार इसको VD कह देते हैं, मतलब वोल्टेज अप्लाइड ओवर द डायोड। VT जो है इसे कहते हैं थर्मल वोल्टेज। अब ये कहाँ से आया, इसकी थ्योरी है, सो आपके लिए पूरी थ्योरी है, वो पूरी आप कभी न कभी डिवाइस फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे। तो ये आपके पास आ गया थर्मल वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद ईटा जो है वो एक ऐसा टर्म होता है जिसको कि हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये आइडियलिटी फैक्टर है, मतलब हमारा जो डायोड है वो कितना आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, आइडियलिटी फैक्टर है। और ईटा की जो वैल्यू होती है वो 2 से लेकर के 1 की रेंज में होती है, मतलब 2 से छोटी या 2 के बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो सकती है। तो ये जो आइडियलिटी फैक्टर है इसके साथ ये 2 लिमिट हैं, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1। और इसी आधार पर हमारी जो करंट है किसी समय किसी वोल्टेज VD पर कितनी करंट होगी वो इस फार्मूले से दी जाएगी। दिस इज़ अ वेरी बेसिक फार्मूला।
ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कैसे इसे हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे इसे फॉरवर्ड बायसिंग वाली स्थिति को बता सकते हैं, कैसे हम फॉरवर्ड बायसिंग की स्थिति को बताएंगे। तो देखो, आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू आई एस टाइम ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस आई एस। क्या किया आपने, आई एस को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप करोगे आई प्लस आई एस इज इक्वल टू आई एस टाइम ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो क्या होता है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उस समय हमारी जो मेजॉरिटी चार्ज हैं उनकी वजह से करंट बढ़ती है। तो मेजॉरिटी चार्ज की करंट एग्जिस्ट करती है, मेजॉरिटी चार्ज करंट एग्जिस्टेड, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है माइनॉरिटी चार्जों के किसी तरह से बहने वाली करंट की। मतलब लगभग माइनॉरिटी की वजह से लगभग जीरो होती है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो मेजॉरिटी चार्जेस की ही करंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि जो करंट आई फ्लो कर रही सर्किट में वो कई गुना ज़्यादा बड़ी है आई एस के। खुद ही सोचो, अगर ये करंट है 10⁻³ एम्पियर की रेंज की और आई एस है 10⁻⁹ एम्पियर की रेंज में, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10⁻⁶ टाइम का अंतर है, 1,00,000 गुने का अंतर है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है, जैसे यहाँ पर देखो हमारी करंट कौन सी फ्लो कर रही है, आई फ्लो कर रही है, और हम कह रहे हैं आई एस जो करंट है ये बहुत छोटी है। तो जहाँ आपको कहीं 1,00,000 में 1 जोड़ना हो तो आप 1 को निगलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी कंडीशन हो जाएगी कि आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एस ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। इस तरह से हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर मान सकते हैं। अब ये जो वी टी होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, ये जो वैल्यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और नॉर्मली अगर हम आपकी वी टी की बात करें, किसी वोल्टेज वी पर आपने वी डी अप्लाई किया है, तो वी टी जो होता है वो वी डी से का 0.0226 टाइम होता है। कब, जब आपने टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन मान रखा है, उस समय ऐसा होता है। तो ऐसा इसकी वजह से होगा क्या बच्चों, इसकी वजह से होगा ये कि जब आप इस इक्वेशन को प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ आपने ईटा की वैल्यू रख ली, वी टी की वैल्यू रख ली, वी डी की वैल्यू रख ली, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो जो हमारी फॉरवर्ड बायस में जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करने वाला है, जो आप देखते हो कैसे बढ़ती करंट और फिर एकदम से इस तरह से इंक्रीज़ करती है, ये इंक्रीज़ होने का फैक्टर इसी टर्म से ही दिखाई पड़ता है। तो करंट और वोल्टेज का ये जो फॉरवर्ड कर्व है, इसमें करंट एकदम से आप देख रहे हो इंक्रीज़ क्यों होती है, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस कंडीशन। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपनी डायोड इक्वेशन से फॉरवर्ड बायस में बहने वाली करंट को समझा सकते हैं। अब ज़रा सोचते हैं रिवर्स बायस में क्या होगा। अगर हमने रिवर्स बायसिंग लगा रखी है तो क्या होगा। तो हमारे पास है रिवर्स बायसिंग। ओके, रिवर्स बायसिंग में जो हमारी इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई एस ऐसे रहेगी, आई एस रहेगा एक्सपोनेंशियल, आपने वी डी डायोड पे वोल्टेज लगाया, ईटा टाइम वी टी -1। अब हम यहाँ पर जो वी डी अप्लाई करेंगे वो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो कि निगेटिव साइन का होगा। मान लो हमने -V1 कोई वोल्टेज अप्लाई किया, तो उस वजह से क्या हो जाएगा इक्वेशन, आई बराबर हो जाएगा आई एस ई की पावर एक्सपोनेंशियल को ई की पावर -V1 अपॉन ईटा वी टी -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आई एस ई टू द पावर 1 अपॉन ई की पावर V1 अपॉन ईटा वी टी -1 हो जाएगा। अब ये फैक्टर हो गया लार्ज, ये फैक्टर लार्ज है क्योंकि ये वी टी जो है 0.026 है, तो जो ऊपर जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ई की पावर लार्ज 1 अपॉन, जैसे 1 अपॉन कोई लार्ज अगर क्वांटिटी है तो ये ओवरऑल ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये ऐसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर निगलेक्ट करोगे बच्चों तो क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा आई एस, पहला टर्म आपने निगलेक्ट कर दिया तो बचेगा -1। तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -IS। और यही होता भी है,
हम देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग जब होती है तो उस समय सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो सिर्फ एक कांस्टेंट करंट होती है। देखो इससे पहले वाला ग्राफ देखो, यहाँ पर इस ग्राफ में देखो आप, यहाँ पर इस जगह पर आप देखोगे कि ये जो करंट है दिस इज़ जस्ट अ कांस्टेंट करंट, इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट करंट। देखो ये एक्स वैल्यू है जो फिक्स है, और ये जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ये आपका आई एस के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारी ये जो डायोड इक्वेशन है फॉरवर्ड बायस में भी कैसे बिहेव करती है और रिवर्स बायस में कैसे बिहेव करती है, ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर हमको ये समझा दे रही है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिससे आप अपने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व को यहाँ पर समझा सकते हो। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर ये देखी कि ये जो डिवाइस है हमारी, ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है, और नॉन लीनियर डिवाइस होने की वजह से इसका जो एक्चुअल मॉडल होगा जिसको कि हम मैथमेटिकली डील करेंगे, तो जो आपकी मैथमेटिकली एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। मैथमेटिकली इस सिचुएशन को, ये सारी नॉन लीनियरिटी को इंक्लूड करते हुए अगर आप एक मॉडल बनाओगे, एक थ्योरी बनाओगे, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट थ्योरी। तो जब अगर डिफ़िकल्टी इस तरह की आ रही है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उन डिफ़िकल्टी को दूर करते हुए कुछ आइडियल मॉडल बनाते हैं। आइडियल मॉडल का मतलब होता है, हमने कहा कि चलो मान लो फलानी एक तरह की डिफ़िकल्टी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान ले नहीं है, कुछ कंडीशंस लगाई कि स्मॉल सिग्नल है, लो पावर है, हमारा डायोड पे बहुत छोटा सिग्नल अप्लाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो हमारा डायोड एक आइडियल डायोड की तरह से बिहेव कर रहा है। ये वैसा है बच्चों जैसे आप मैकेनिक्स में सोचते हो कि आपके पास एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, और जब ये ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पर, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। तो आप फ्रिक्शन नहीं मान रहे हो। फ्रिक्शन ना मानने का मतलब है इसका कोई किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जॉइंट है वहाँ फ्रिक्शन होगा, जो हवा में बॉब घूम रहा है वहाँ फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए फ्रिक्शन वाले जो फोर्स हैं उनको नहीं मान रहे हैं। इससे हम क्या करते हैं, इस तरह के आइडियलाइजेशन से क्या होता है कि हमारा जो मॉडल होता है उसकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा काबू में रहती है। मतलब बहुत अजीब सी मैथमेटिक्स नहीं हो जाती कि उसमें मार्कोव प्रोसेस, स्टोकास्टिक प्रोसेसेस ये सब लगाएं। शुरुआत लेवल पर हमें जब किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है तो हम उसका एक आइडियल बिहेवियर देते हैं, और फिर धीरे धीरे उस आइडियल बिहेवियर में और टर्म जोड़ते जाते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले हम गिनती सीखते हैं, फिर उसके सिंपल सम सीखते हैं, फिर कैरी सीखते हैं, फिर और इस तरह से हम डिफ़िकल्टी लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। तो वैसे एक बेसिक शुरुआती स्तर है ये हमारे पास कि हम कुछ आइडियल मॉडल डेवलप करें। अब आइडियल मॉडल का आइडिया क्या है, आइडियल मॉडल को डेवलप करने का आइडिया ये है क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है पीएन जंक्शन की इस आउट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, वो नॉन लीनियर होता है, एंड वी आर वेरी फेमिलियर विद द लीनियर, एंड वी नो दैट द लीनियर मैथमेटिक्स इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, बट द नॉन लीनियरिटी इज़ अ डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स, क्योंकि वहाँ पावर इंक्लूड हो जाती हैं। तो जैसे y इज इक्वल टू ए एक्स, दिस इज़ द सिंपल मॉडल, लेकिन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या ऐसे ही y इज इक्वल टू ए एक्स एन। इस तरह से जब आप पावर बढ़ाते जाओगे तो आप कह रहे हो कि ये लीनियर से डिफरेंट हो रहा है, नॉन लीनियर हो रहा है, तो नॉन लीनियरिटी तो फिर एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो ही जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने, हमारे सामने क्या है कि हम अपने जो डायोड है उसको किसी लीनियर तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए हमने फिर क्या किया, हमने फिर कुछ आइडियल मॉडल डेवलप किए। तो हमारे पास कुछ आइडियल डायोड मॉडल जो हैं उनकी हम बात करते हैं, आइडियल डायोड मॉडल की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं दो तरह के मॉडल आपसे बात करना चाहूँगा। एक जो मॉडल होता है दैट इज़ कॉल्ड द पीस वाइज लीनियर मॉडल फॉर आइडियल डायोड, पीस वाइज लीनियर मॉडल। और दूसरा होता है द
constant voltage drop मॉडल, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। तो हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं जो कि आइडियल डायोड बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अब जरा हम इसका बेसिक आइडिया समझते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा डायोड है, फिर हम फॉरवर्ड बायस के लिए कह रहे हैं, तो नॉर्मल हमारा डायोड जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह का होता है। उसका कर्व कुछ इस तरह से है, जस्ट अ मिनट, ये इसका एक्चुअल में ये कर्व है। दिस इज अ रियल डायोड का जो प्रैक्टिकल, रियल कह दो या प्रैक्टिकल डायोड है, ये उसका एक बिहेवियर है। ओके, दिस इज। अब हम पीस वाइज में क्या कहते हैं, पीस वाइज में हम क्या करते हैं, जरा देखिए हम क्या करते हैं। एक मिनट, जरा मैं इसको फिर से बना लेता हूँ। दिस इज आवर वोल्टेज करंट एंड दिस इज द दिस इज द मॉडल। पीस वाइज कॉन्टैक्ट मॉडल में हम ऐसा कहते हैं कि हम अपने वोल्टेज को पहले तो सीधा मानते ये, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इसको हम एक हल्के से स्लोप के साथ इस तरह से मानते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का कर्व है ये एक प्रैक्टिकल डायोड का कर्व है, और जो रेड कलर का कर्व है दिस इज कर्व अकॉर्डिंग टू द पीस वाइज लीनियर मॉडल। अगर मैं केवल और केवल इस कर्व को ही बनाऊं, अगर मैं आपके इस ब्लू कर्व को ना बनाऊं, ये वोल्टेज है ये करंट है, तो अगर हम केवल और केवल इस कर्व को बनाएं तो ऐसा बन रहा होगा, ऐसे बिल्कुल सीधा ग्राफ और देन हल्के से स्लोप के साथ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो ये जो है यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ एक हल्का सा स्लोप है, ठीक है, यहाँ एक स्लोप है। अब होता क्या है, जैसे वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो R होता है, लेकिन यहाँ पर तो तब जब हम y एक्सिस पर वोल्टेज मानते हैं, x एक्सिस पे करंट मानते हैं। यहाँ पर उल्टा है, तो क्या होगा, इस कर्व का, रेड कलर का जो कर्व है इसका जो स्लोप होगा, वो स्लोप जो होगा वो 1/RD के बराबर होगा। मतलब इसका स्लोप निकालोगे तो I/V होगा, और I/V जो होता है वो क्या होगा, I/V जो होगा वो 1/R होगा, तो इसका जो स्लोप होगा 1/R होगा। तो ये जो हमारा पीस वाइज लीनियर मॉडल है, इसमें हम क्या कह रहे हैं, देखो आप देखो यहाँ से आप इतने हिस्से तक एक लीनियर कहते हो और फिर इसके बाद इसको भी लीनियर कहते हो। तो एक हिस्सा लीनियर है जो कि इस कर्व के अंदर है, और एक हिस्सा है जो कर्व के बाहर है, इस तरह की लीनियरिटी यहाँ पे। तो ये हमारा पीस वाइज लीनियर मॉडल है। इस लीनियर मॉडल में अब इस लीनियर मॉडल में हमें एक रेजिस्टेंस भी बताना है। यहाँ पर जहाँ वोल्टेज, ये वोल्टेज वैल्यू है, ये नी वोल्टेज नहीं है, ये एक वोल्टेज जिसको हम VD कहते हैं, एक वोल्टेज है VD, ठीक है। और VD या इसको कैसे कहें, अगर मैं इसको VDD कह देते हैं, इसका नाम रख देते हैं VDD। और आप जो वोल्टेज लगा रहे हो इनपुट में वो V1 है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है कैसे बनेगा, जरा देखो। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, पीस वाइज मॉडल का इक्विवेलेंट सर्किट है, वो कैसे बनेगा जरा देखें। उसमें तो सबसे पहले तो आपको एक डायोड बनाना पड़ेगा। एंड मैंने अभी डायोड का सिंबल नहीं बनाया है, इस उम्मीद में कि आप सब लोग डायोड का सिंबल जानते हो, ये P है, ये N है, खैर यहाँ है। उसके बाद फिर क्या है, हमारे पास एक वोल्टेज है VDD। तो वोल्टेज जो VDD है, मान लो एक बैटरी ऐसा है, ये VDD शो कर रहा है। उसके बाद एक रजिस्टर है जो कि यहाँ पर RD है, तो ये रजिस्टर RD है। और इसके ऊपर आपने जो बाहर से वोल्टेज लगा रखा है वो V1 है, ये आपने V1 वोल्टेज इस पर लगा रखा है। तो इस तरह से ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सिरा माइनस है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस पर्टिकुलर पीस वाइज मॉडल। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, लेकिन इतना करने से भी अगर आप इस सर्किट के अंदर करंट निकालोगे तो वो करंट जो होती है लगभग 10% एरर के साथ रहती है, मतलब उससे कम रहती है। यानी कि आप
पूरा कॉम्प्लेक्स मॉडल लिख करके पूरा कॉम्प्लेक्स मॉडल स्टडी करो, उससे करंट की वैल्यू निकालोगे। और आप अगर इस पीस वाइज लीनियर मॉडल से, इस इक्विवेलेंट सर्किट से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो दोनों की वैल्यू में 10% का अंतर आएगा। तो इतना अंतर है, 10% तो मैंने मैक्सिमम लिमिट कह दी है कि बहुत बहुत गड़बड़ी हुई तो 10% का अंतर आ गया, अदरवाइज़ ये अंतर इससे कम होता है। तो ठीक है, अगर हम 5-7% की एरर को सह करके बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, देन इट्स गुड, मतलब ये कोई बहुत बुरा सौदा नहीं हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास एक मॉडल, पीस वाइज लीनियर मॉडल। दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल। दिस इज़ अनदर यूजफुल मॉडल, लिटिल बिट मोर सिंपलर देन द पीस वाइज मॉडल। ज़रा देखें तो लीनियर वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वोल्टेज है, ये करंट है, और आपकी जो इक्वेशन, जो आपका जो एक्चुअल कर्व है वो इस तरह से है, पहले ऐसे फिर ऐसे है, ये है हमारा, ये मतलब वो, अरे गड़बड़ हो गया, इसको हम ऐसे करें, इसको मैं ऐसे करूं, ऐसे है एक्सपोनेंशियल। तो पीस वाइज मॉडल के उलट यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, ये हम ऐसे दिखाएं, ये रेड कलर की लाइन है, ऐसे आएगी बिल्कुल यहाँ पर, इस जगह पर, और इसके बाद ये बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट। आप समझ लो इसको ऐसे बना रहे हो तो ये बिल्कुल ऐसे बनेगा स्ट्रेट, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर। इस वोल्टेज को VDD कह रहे हैं। यानी अगर मैं सिर्फ इस मॉडल को बनाऊं तो ये मॉडल कुछ ऐसा होगा कि ये है हमारा वोल्टेज, ये है हमारी करंट। अगर हम सिर्फ इस मॉडल को बनाएं तो मॉडल ऐसे बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर, और उसके बाद बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर। दिस इज़ द वोल्टेज कर्व। तो रेड जो वाइट है, दिस इज़ द एक्चुअल डायोड बिहेवियर, एंड दिस इज़ द स्ट्रेट कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल। सो कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल इसलिए कहते हैं जो कि वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, इस पर्टिकुलर VDD वैल्यू पर फिक्स है। आप देखो यहाँ पर स्लोप की बात नहीं हो रही, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट लाइन, है ना, तिरछी होती। ऐसे पीस वाइज मॉडल में क्या था, पीस वाइज मॉडल में क्या था कि ये ऐसे होकर के एक हल्का सा स्लोप था उस जो कर्व हमने बनाया था, लेकिन यहाँ पर कोई स्लोप नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यानी कि इसके लिए जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप ऐसे देखिए, दिस इज़ द डायोड, और सिर्फ यहाँ एक और बैटरी बनेगी जिसकी वैल्यू VDD है, और मान लो इसके ऊपर वोल्टेज V1 है, तो आपने वोल्टेज प्लस V1 लगा दिया, एंड दिस इज़ द वैल्यू। तो ये आपका डायोड है, दिस इज़ द डायोड, और उसके साथ आपने ये बैटरी लगा दी, बैटरी इक्विवेलेंट टू दिस वोल्टेज, और इस तरह से एक लूप बना दिया। अब ये जो इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो तो आप इसमें किरचॉफ, वो जो लूप के लॉ हैं, उन किरचॉफ के लूप के लॉ को लगा करके, सिंपली किरचॉफ वो KVL KCL ये सब अप्लाई करके आप बच्चों इसके अंदर एक तरह से सीधे तौर से इक्वेशन लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हाँ, अब यहाँ सक्सेस समझो, इसका मतलब समझो। हमारा डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर डिवाइस मतलब वोल्टेज और करंट लीनियर ग्राफ फॉलो नहीं करते, ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते, वहाँ पर स्क्वायर या इस तरह के पावर का रिलेशन चलता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर हम इन सारी चीज़ों के साथ अपनी इक्वेशन ड्रॉ करें, देन इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज आपको सारे पावर को ऑनर करना पड़ेगा, उन सारे पावर के हिसाब से अपनी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ओके, तो हमने क्या किया, हमने कुछ मॉडल ऐसे बनाए जो कि लीनियर है, तो ग्राफ बिल्कुल स्लोप सीधा है, या स्लोप बिल्कुल हल्का सा है, एक फिक्स स्लोप है, या ऐसा स्लोप है, इस तरह के हमने कुछ चीज़ें बना ली, और इनके हिसाब से फिर हमारे अंदर लीनियरिटी ले आए। देखो आप अगर यहाँ देखो तो ये जो ग्राफ आप बनाए हो यहाँ पर, ये जो पूरा ग्राफ बनाए हो, ये भी तो एक स्लोप है, एक लीनियर स्लोप, ये बिल्कुल मतलब एक कांस्टेंट स्लोप वाला है। ऐसे ही यहाँ पर आपने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, ये भी तो एक सीधी सी कांस्टेंट सी चीज़ है जो आपने खड़ी कर दी यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपने अपने नॉन लीनियर बिहेवियर में कुछ लीनियरिटी जैसे ले आए हो।
उसको लाने के बाद फिर आपके पास कुछ इक्विवेलेंट सर्किट बन गए, चाहे ये हो गए चाहे ये हो गए, और इस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट सिंपल तरीके से KVL या KCL लगा करके हम अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं और करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ख़ास बात सबसे बड़ी ये है कि जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी उसमें बहुत ऐसा नहीं ज़मीन आसमान का अंतर होगा। आप एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनली काफ़ी रिगरस मेथड से निकालो, मान लो आपने वैल्यू निकाली 4.3 मिली एम्पियर सपोज, और आपने इस मॉडल से निकाला 4.26, इस मॉडल से निकाला 4.35, तो ऐसा, तो ये 35 है, लिटिल बिट मोर देन 4.3, ये 4.26 है, लिटिल बिट लेस देन 4.3, तो इन दोनों में कोई ऐसी बहुत बड़ी बुराई नहीं है। आपको 4.3 के इर्द गिर्द की ही तो वैल्यू मिली है, एंड दैट इज़ प्रीटी गुड। सो आप ऐसा मॉडल डेवलप कर रहे हो जो कंप्यूटेशनली बहुत कम रिगरस है, कम टाइम कंज्यूमिंग है, कम मैथमेटिकल मैच्योरिटी मांगता है, बट द रिजल्ट है इज़ प्रिटी मच 95%, मतलब बिल्कुल आपके एक्यूरेसी के साथ है। तो ये है हमारे मॉडलों की सक्सेस। तो ये तो सिर्फ जस्ट हमने कुछ 2 मॉडल डेवलप किए। तो आइडियल डायोड के ये कुछ मॉडल हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब तो ये सारी बात हो गई फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक वगैरह की। आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे आइडियल डायोड के बाद अब हम ब्रेक डाउन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे ब्रेक डाउन मैकेनिज्म की, कि ब्रेक डाउन जो मैकेनिज्म होता है उसका क्या मतलब है और वो क्या बताता है हमको। तो चलिए फिर अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इस तरह की कुछ बातें आपसे कर रहे होंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।